शाम के 5 बज रहे हैं। इम्तियाज आलम अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्क में बेंच पर बैठे बातें कर रहे हैं। अरे इम्तियाज भाई, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, कुछ देर और बैठो, गफूर ने इम्तियाज आलम को रोकते हुए कहा। लेकिन इम्तियाज आलम ने बेंच से उठते हुए कहा, नहीं गफूर, अब चलता हूँ। तुम तो वक्त के बहुत पाबंद हो, 5 बजते ही घर चले जाते हो। चलो आज रईस के खोखे पर चलकर चाय पीते हैं, बहुत कड़क चाय बनाता है। नहीं गफूर, मुझे तो बस मुमताज के हाथ की चाय ही अच्छी लगती है, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो वो भी चाय नहीं पिएंगी। गफूर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, खुश नसीब हो भाई, जो कोई घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी बीवी मुझसे बहुत सवाल करती है, उसको हर बात जानना जरूरी क्यों होता है। अक्सर कुछ लोगों को लगता है कि उनकी बीवियां उनकी जिंदगी में बहुत दखल देती हैं, हर बात पर सवाल करती हैं। शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम कि वो उनकी परवाह करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, इसलिए इतना दखल देती हैं। अब देखो, मुझसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं, शायद किसी को इस बात की परवाह ही नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। बहू बेटों के पास उनके खुद के इतने मसले हैं, मेरे बारे में कौन सोचे। तभी गफूर ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाओ वरना लेट हो जाओगे, भाभी जी को मेरा सलाम कहना। मुमताज बेगम किचन में खड़ी चाय बना रही हैं। तभी अपने पीछे इम्तियाज आलम को देखकर वो बोली, आ गए आप? मुझे लगा था आज आप अपने दोस्तों के साथ इतना मशगूल हो गए होगे कि वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। अरे नहीं बेगम, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन जब तक शाम की चाय आपके साथ बैठकर नहीं पीता तब तक मेरा दिन मुकम्मल नहीं होता। ये कहते हुए उन्होंने मुमताज बेगम के हाथ से चाय का कप लिया और दोनों किचन के बाहर आकर लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगे। इम्तियाज आलम ने कहा, मुमताज, आज गफूर अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए बहुत उदास हो गए। उन्हें देखकर एहसास होता है कि जब मियाँ या बीवी में से कोई एक ना रहे तो जिंदगी कितनी खाली हो जाती है। एक दुनिया से चला जाता है, लेकिन जो दूसरा रह जाता है उसके लिए तो जिंदगी जैसे कोई सजा बन जाती है। मैं तो तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तभी मुमताज बेगम बोली, खुदा न करे हमें कभी एक दूसरे से जुदा होना पड़े। मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि जब भी मौत आए तो मुझे आपसे पहले आए। इम्तियाज आलम हंसकर बोले, अच्छा बेगम, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बगैर मैं यहाँ अकेले रहकर सजा याफ्ता जिंदगी गुजारूं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कभी आपके बगैर नहीं रही। जब से शादी हुई हम दोनों हमेशा साथ में ही रहे। इस घर में बेटा, बहू, हमारी पोती सभी हैं। लेकिन जब आप कुछ देर के लिए भी कहीं चले जाते हो तो सारा घर खाली लगता है। ऊपर वाले का शुक्र है, सब अच्छा चल रहा है। हमारे दोनों बेटे फारूक और मारूफ अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं। कभी कभी सोचती हूँ कितना अच्छा होता अगर फारूक और उसके बीवी बच्चे भी यहीं हमारे साथ इसी घर में रहते। लेकिन आपने ही उसको ये मशवरा दिया था कि उसे अपनी दुकान के पास ही घर लेकर रहना चाहिए। इम्तियाज आलम ने कहा, यहाँ से रोज दुकान जाने में उसका कितना टाइम खराब होता था। बेगम, हमें तो बस यही चाहिए कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें। और वैसे भी वो लोग हमसे ज्यादा दूर तो नहीं, बस 2 घंटे का ही तो फासला है। जब भी दिल करता है हम उनसे मिल आते हैं। वो दोनों बैठे बात कर रहे हैं, तभी उनका छोटा बेटा मारूफ ऑफिस से आ गया। उसने उन दोनों को सलाम किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। इम्तियाज आलम बोले, मारूफ का मुंह क्यों लटका हुआ है? मुमताज बेगम ने कहा, ऑफिस में कुछ हुआ होगा, आज उसका मुंह ठीक नहीं लग रहा, या शायद ज्यादा थक गया होगा। मारूफ की बीवी नौशीन ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? मारूफ ने बेड पर बैठते हुए कहा, परेशानियां तो अब शुरू होने वाली हैं। नौशीन ने कहा, क्या? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अब मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। टेंशन तो इस बात की है कि इस रिसेशन के वक्त जब लोग जॉब से निकाले जा रहे हैं तो मुझे कौन जॉब देगा। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अचानक से आपको कैसे हटा सकते हैं? प्राइवेट जॉब ऐसी ही होती है,
कंपनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो जब चाहे कोई ना कोई रीजन देकर एम्प्लॉय को निकाल देती है। अब क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा? मारूफ ने नौशीन को तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, मैं दूसरी कंपनी में सीवी दूंगा। मारूफ की नौकरी चली जाने की वजह से घर के माली हालात अच्छे नहीं रहे। उसे कुछ दिन तक दूसरी नौकरी भी नहीं मिली। एक रोज शाम को जब मारूफ बाहर से आया तो नौशीन आकर उसके पास बैठ गई और बोली, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मारूफ ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही हूँ अभी जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक अम्मी और अब्बा जी को फारूक भाई अपने घर रख लेंगे तो ठीक रहेगा। इन लोगों का भी कोई कम खर्चा नहीं है। इस उम्र में कभी कोई टेस्ट करवाना पड़ता है तो कभी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। मारूफ ने कहा, नहीं नौशीन, फारूक भाई की छोटी सी कपड़ों की दुकान है, उनकी इतनी आमदनी नहीं, उनके लिए अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाना ही मुश्किल होता होगा। इस महंगाई में मैं अम्मी और अब्बा जी की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाल सकता। मैंने उन दोनों को अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी थी, मैं उनका खर्च आराम से उठा सकता था। नौशीन ने कहा, लेकिन अब तो आप ऐसा करने की हालत में नहीं हैं। फारूक भाई कुछ तो कमा रहे हैं, पर आपकी तो सैलरी आनी ही बंद हो गई। हमारी भी तो बेटी है, उसकी पढ़ाई का खर्च कम है क्या? अच्छा ठीक है, दोनों की नहीं, लेकिन कम से कम किसी एक की जिम्मेदारी तो फारूक भाई ले सकते हैं। अम्मी या अब्बा जी में से किसी एक को वहाँ भेज दो। वो सिर्फ आपके माँ बाप नहीं हैं, आखिर आप कब तक अकेले उनकी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? कभी तो फारूक भाई को भी बेटा होने का फर्ज अदा करने का मौका दीजिए। ठीक है, मैं पहले इस बारे में फारूक भाई से बात करता हूँ। फिर मारूफ ने फारूक को फोन किया और सारी बात बता दी। फारूक ने कहा, इस बारे में मैं नबीला से बात करके तुम्हें बताऊंगा। फिर फारूक ने फोन रखकर अपनी बीवी नबीला से कहा, मारूफ चाहता है कि अम्मी या अब्बा में से किसी एक को हम लोग अपने घर में रखें। उसकी बात सुनते ही नबीला बोली, अरे आप तो जानते हैं हम लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, अब उन्हें यहाँ बुला लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो फिर मैं और क्या करूँ नबीला, मारूफ की नौकरी चली गई है, वो खुद परेशान है, ऐसे में मैं कैसे उसे मना कर सकता हूँ? किसी एक को तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप अम्मी को बुला लीजिए, वो यहाँ रहेंगी तो कम से कम घर के कामों में मेरा हाथ बटा देंगी। तीनों बच्चों का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं मारूफ को फोन करके बोल देता हूँ कि वो अम्मी को यहाँ छोड़ जाए। जब फारूक ने अपनी रजामंदी दे दी तो मारूफ ने इम्तियाज आलम और मुमताज बेगम के सामने ये बात रखी, लेकिन उन दोनों को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इम्तियाज आलम ने गुस्से में कुछ कहना चाहा तो मुमताज बेगम ने उन्हें रोक दिया और मारूफ से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों भाइयों का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। मारूफ ने कहा, तो फिर आप अपना सामान पैक कर लीजिए अम्मी, मैं शाम को भाई के घर आपको छोड़ आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मुमताज बेगम ने इम्तियाज आलम की तरफ देखकर कहा, मारूफ हमारा कितना ख्याल रखता है ये आप भी जानते हैं, लेकिन वो क्या करे, इस वक्त बेचारा मजबूर है। ऐसे वक्त में हमें अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। उन लोगों ने जो भी फैसला लिया है उस पर अमल करना चाहिए। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, मारूफ को दूसरी नौकरी मिल जाएगी तो वो मुझे वहाँ से वापस ले आएगा। मुमताज, क्या तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बगैर कभी रहा हूँ? इतने सालों में कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। तुम तो मुझसे लड़ती थी कि मैं मायके में भी तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं आता हूँ। ये कुछ दिन मेरे लिए कितने लंबे हो जाएंगे। मुमताज बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी तो कभी आपके बगैर नहीं रही, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए अभी जो हालात हैं उसमें यही सही रहेगा। अब जाती हूँ, अपना सूटकेस तैयार कर लूँ। इम्तियाज आलम बोले, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहते हुए वो मुमताज बेगम के साथ चल देते हैं। मारूफ मुमताज बेगम को भाई के घर छोड़कर आ गया। रात का वक्त है। इम्तियाज आलम अपने बेडरूम में खिड़की के पास बैठे हैं, तभी उनके मोबाइल पर मुमताज बेगम की कॉल आई। कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे बिना? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। कहाँ चले गए थे आप? मैंने कितना इंतजार किया। जब आपको मालूम था कि मैं शाम को जाने वाली हूँ तब भी आप वक्त पर घर नहीं आए। जाते वक्त मुझसे मिलना नहीं चाहते थे क्या?
नहीं बेगम, मैं तुम्हें इस घर से जाते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए जानबूझकर नहीं आया। सोचा जब तुम चली जाओगी तब आऊँगा। अच्छा ये बताओ, सब लोग कैसे हैं? बच्चे ठीक हैं? हाँ, यहाँ सब खैरियत से हैं। बच्चे तो मेरे आने से बहुत खुश हैं। देखिए, मेरे वापस आने तक आप अपना ख्याल रखना, खाना वक्त पर खाना। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजरते रहे। मुमताज बेगम सारा दिन नबीला के साथ किसी न किसी काम में बिजी रहती, लेकिन रात होने का इंतजार करती और फिर फुर्सत से बैठकर फोन पर इम्तियाज आलम से बात करती। वो दोनों एक दूसरे को अपने सारे दिन का हाल बताते। एक दिन मुमताज बेगम और नबीला किचन में काम कर रही हैं, तभी डोरबेल बजी। नबीला जाकर दरवाजा खोलती है तो अपनी पड़ोसन को देखकर कहती है, अंदर आओ। वो उसको ड्राइंग हॉल में बैठाकर किचन में आती है, गैस पर चाय चढ़ाने लगती है। तो मुमताज बेगम कहती हैं, तुम जाओ नबीला, मैं बना दूंगी। चाय बनाकर मुमताज बेगम नाश्ते की ट्रे लाकर टेबल पर रखती हैं। उन्हें देखकर उसकी पड़ोसन बोली, अरे वाह नबीला, लगता है तुम्हारे मियाँ की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, अब तो घर में काम वाली भी रख ली। ये सुनकर मुमताज बेगम अपने कमरे में आ गई। नबीला वहाँ से उठी और वो भी उनके पीछे आ गई और बोली, अम्मी उसकी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए। ये आप किस तरह काम करती हैं? खुद ही देखिए, खाने के कितने दाग लगे हैं आपके कपड़ों पर। अब आप इस हालत में उसके सामने जाएंगी तो वो और क्या समझेगी? मुमताज बेगम बोली, क्या करूं बहू, अब काम करने की आदत नहीं रही। वहाँ तो घर में काम वाली आती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। नबीला मुंह बनाते हुए बोली, अब मेरी किस्मत नौशीन की तरह कहाँ। आपके बड़े बेटे की कमाई इतनी नहीं कि मैं भी नौशीन की तरह ऐश की जिंदगी जी पाती। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। शुरू में इम्तियाज आलम कभी कभी मुमताज बेगम से मिलने फारूक के घर आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। एक दिन फोन पर बात करते हुए मुमताज बेगम ने उनसे कहा, आप काफी दिनों से यहाँ नहीं आए, लगता है अब दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगे हैं, इसलिए मुझसे मिलने का वक्त भी नहीं निकाल पाते। ऐसा नहीं है बेगम, दोस्त मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज नहीं। दरअसल मारूफ ने निसार को काम से हटा दिया, इसलिए अब मैं बच्चों को रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ और फिर दोपहर में स्कूल से लेने भी जाता हूँ। और बच्चों के ट्यूशन का खर्च कम करने के लिए मैंने ही खुद नौशीन से कह दिया कि मैं बच्चों को पढ़ा दिया करूँगा। वैसे भी मेरे पास शाम को काफी वक्त होता है, इसलिए उनको पढ़ा देता हूँ। यह आपने अच्छा किया, इस तरह मारूफ को घर के खर्चों में कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन इस सब के साथ आप अपनी भी सेहत का ख्याल रखना, दवा वगैरह टाइम पर लेते रहना। ये कहकर मुमताज बेगम ने फोन रख दिया। कुछ दिन बाद मारूफ ने नौशीन से कहा, मैं सोच रहा हूँ अम्मी को भाई के घर से ले आऊं, अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, वो इंतजार कर रही होंगी। लेकिन मारूफ की बात को दरमियान में ही काटते हुए नौशीन बोली, कितने महीनों बाद आपको नौकरी मिली है, इस बीच कितना कर्जा हो गया, पहले इस कर्जे के बोझ से तो निजात पा लें, फिर उनको लाने के बारे में सोचिएगा। मारूफ ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ऐसा करो, अगले महीने से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज देना, अब्बा को भी जरा फुर्सत मिल जाएगी। अब्बा जी पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, और फिर ऐसा कौन सा काम करते हैं वो, अगर शाम को बच्चों को कुछ वक्त दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी शाम को अपने निठल्ले दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर गपशप करने से तो यही अच्छा है कि वो घर में बच्चों को पढ़ा दें, कुछ तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। मारूफ की नौकरी लगे कई महीने गुजर गए, लेकिन वो मुमताज बेगम को लेने नहीं गया। इम्तियाज आलम ने उससे कहा, बेटा मुझे लगता है अब तुम्हारी अम्मी को यहाँ बुला लेना चाहिए। फारूक का घर छोटा है और वहाँ लोग ज्यादा हैं, उनको वहाँ परेशानी हो रही होगी। तभी नौशीन बोली, परेशानियां तो यहाँ भी कम नहीं हैं। इस कंपनी में इनकी पहले जितनी तनख्वाह नहीं रही, खर्चे तो हमारे उतने ही हैं, पर इनकम पहले जितनी नहीं रही। मारूफ छोटे हैं, लेकिन शुरू से बस यही अपने फर्ज अदा करते रहे और फारूक भाई हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे। ये कहकर नौशीन वहाँ से चली जाती है। इम्तियाज आलम समझ गए कि अब मुमताज बेगम को वापस लाने का उन दोनों का कोई इरादा नहीं। वो मुमताज बेगम से मिलने जाते हैं और कहते हैं, चलो बेगम तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं।
फिर वो उनको समंदर के किनारे ले जाते हैं और मुमताज बेगम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, सोचा यहाँ फुर्सत से बैठकर बात करूँगा। तभी उनकी नज़र मुमताज के हाथ पर पड़ी। वो बोले, ये निशान कैसा? क्या तुम्हारा हाथ जल गया था? मुमताज बेगम ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही गर्म तेल की छींटें हाथ पर आ गई थीं। लेकिन ये सब छोड़िए, आप बताइए क्या हुआ है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वहाँ सब ठीक तो है ना? इम्तियाज आलम ने उदास लहजे में कहा, बेगम, लगता है हम अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं और शायद ना चाहते हुए भी उन्हें ये बोझ ढोना पड़ रहा है। सारी जिंदगी हम दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हमारे बच्चों ने हमें जुदा कर दिया, इस उम्र में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। मुमताज बेगम कहती हैं, सही कहा जाता है, कितनी भी गुर्बत हो पर माँ बाप 4 बच्चे पाल देते हैं, लेकिन उन चारों में से कोई भी अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल पाता। माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों की खातिर खुद अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं। बाद में उन्हीं बच्चों के लिए अपने माँ बाप की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल लगता है। बेगम, मैं कभी किसी का मोहताज नहीं रहा और ना ही अब मैं ये मोहताजी वाली ज़िंदगी कबूल करूँगा, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। मुमताज़ बेगम ने हैरत से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, कैसा फ़ैसला? मैंने सोचा है हम दोनों अब अपने गाँव वाले घर में रहेंगे, कम से कम हम वहाँ साथ तो रह सकेंगे, बस अब किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, शायद अब हमारे लिए यही सही होगा। यहाँ से ज्यादा हम वहाँ सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। बच्चे अपनी दुनिया में खुश रहें, अब हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लो, मेरे साथ चलो। मैं भी मारूफ के घर से अपना कुछ सामान ले लूंगा, फिर हम दोनों सीधे गाँव चले जाएंगे। मुमताज बेगम ऐसा ही करती हैं। वो नबीला से कहती हैं कि फारूक आए तो कह देना कि अब्बा जी आकर अम्मी को ले गए, लेकिन नबीला उनसे यूं अचानक जाने का सबब पूछती है तो वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जब वो दोनों अपना सामान लेकर मारूफ के घर से निकलने लगते हैं तो मारूफ उन्हें रोकता है, लेकिन मुमताज बेगम उससे कहती हैं, बेटा, तुम्हारे अब्बा ने तुम दोनों भाइयों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अगर कभी ऐसा होता कि किसी वजह से इनकी नौकरी छूट जाती तो ये तुम्हें किसी और के घर छोड़कर नहीं आते, हालात चाहे कितने भी खराब हो जाते, लेकिन ये तुम दोनों को कभी अपने से दूर नहीं करते। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जब वो दोनों गांव पहुंचते हैं तो राशिद उनकी खूब खातिर तवाज़ु करता है। उसकी बीवी अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और राशिद से कहते हैं, बेटा, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी इतनी खातिर करोगे। राशिद कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप दोनों मेरे लिए मेरे माँ बाप से कम नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन आपने मुझे जिंदगी दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मुलाजिम होने के बावजूद भी आपने कभी मेरे अब्बू को नौकर नहीं समझा, बल्कि अपना छोटा भाई समझकर हमेशा उनकी मदद की। आपकी वजह से आज हमारे सिर पर छत है। गांव से जाते वक्त अगर आपने ये मकान अब्बू को रहने के लिए नहीं दिया होता तो मेरी परवरिश उसी टूटे हुए घर में होती। अब्बू ने मुझे बताया था कि आप हर महीने मेरे स्कूल की फीस भेजते थे। आप ही ने उनसे कहा था कि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। देखिए, जो थोड़ी बहुत मुर्गियां आप यहाँ छोड़कर गए थे, उन्हीं से मैंने और अब्बू ने मिलकर कितना बड़ा मुर्गी फार्म बना लिया। आज मैं खुशगवार जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी पढ़ाई और मेरा बिजनेस सब कुछ मुझे आप ही की वजह से मिला। अब्बू तो अब नहीं रहे, लेकिन हम दोनों हमेशा आपके एहसानों के कर्जदार रहेंगे। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। मेरी बहुत ख्वाहिश थी आपके साथ रहने की, जो अब पूरी हो जाएगी। अब्बू और अम्मी की कमी का एहसास नहीं होगा। आपकी रहनुमाई में मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी। तभी राशिद का बेटा वहां आता है और कहता है, दादा, आप मुझे कहानी सुनाएंगे? इम्तियाज आलम उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, जरूर सुनाएंगे बेटा। लेकिन राशिद कहता है, नहीं, अभी दादा दादी थके हुए हैं, रात भी काफी हो गई है बेटा, अभी इनको आराम करने दो, कल से ये रोज तुम्हें कहानियां सुनाया करेंगे। ये कहते हुए वो अपने बेटे को गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। इम्तियाज आलम कहते हैं, बेगम, जब राशिद छोटा था
तो मैंने इसमें और अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया। उसे फारूक और मारूफ की तरह ही प्यार दिया, लेकिन मैंने उससे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें और उम्मीदें अपनी औलाद से जोड़ रखी थी। हम में अपने जिन रिश्तों पर नाज था, आज उन्होंने पराया कर दिया, और जो रिश्ते सिर्फ ज़रूरतों की वजह से बने थे, वो आज खून के रिश्तों से भी ज़्यादा पक्के हो गए। ये ज़रूरी नहीं कि रिश्ते खून के हों, कुछ रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। जो ज़रूरत के वक्त साथ दे, बस वही रिश्ता सबसे बड़ा होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।